हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपके मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में थे और 51 के क में। ठीक है भाई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आज आपका भाग 5 जो है ये आपका संघ यानी कि यूनियन। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा है। इसमें ही आपको इसकी एक बार संख्या देख लेते हैं हम। इसकी संख्या है आपकी आर्टिकल 52 से 151 तक। देख रहे हो भाई, बहुत लंबा है ये। अगर आपने ये भाग 5 मजबूत कर लिया तो आपकी पॉलिटी बिल्कुल, ये समझो 80 to 90% हो गई। भाग 5 भाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटी में, और इसको ही हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपका राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, इसमें संसद पढ़ेंगे। संसद में ही हम पढ़ेंगे पीएम, आपके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री। इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल इसी में पढ़ेंगे, कैग भी इसी में पढ़ेंगे, और आपका भाई सुप्रीम कोर्ट इसी में पढ़ेंगे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ हैं जो भी देश के लिए ज़रूरी हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, और उनसे सुप्रीम कोई नहीं है, वो सब चीज़ भाग 5 में ही आती हैं भाई। तो भाई इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसको रिवाइज ज़रूर करना। तो इसमें हम सबसे शुरू करते हैं आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इनकी जो आर्टिकल की संख्या है वो है 52 से 61 तक मोस्टली। इसमें राष्ट्रपति आपका ख़त्म हो जाएगा और आज हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ख़त्म हो जाए। राष्ट्रपति के आर्टिकल की एक ट्रिक है भाई, जिसका नाम है पकानी कोका दुयो दसम। इसको देख लेते हैं। पैसे आपका हो गया पद, नहीं, इनके आर्टिकल लिख लेते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है जी। इसमें आपका पद है, फिर 53 में आपका कार्यपालिका प्रधान, फिर इसमें आता है आपका निर्वाचन, इसमें आपका आता है राष्ट्रपति का कोटा, इसमें आपका आता है कार्यकाल, इसमें है आपकी कि दोबारा चुने जा सकते हैं, इसमें आपके राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें आपकी दशा यानी कि कंडीशन। कंडीशन ये है कि क्या क्या वो नहीं होना चाहिए, कि अगर उनमें से है तो वो नहीं होगा। फिर इसमें आ जाती है आपकी शपथ, और इसमें आ जाता है आपका महाभियोग।
ठीक है भाई, एक बार ट्रिक याद कर लेंगे दोबारा। पकानी कोखा द्वयोदशम 53 54 55 56 57 58 59 60 61। पैसे पद, का से कार्यपालिका का प्रदान, न से निर्वाचन, को से कोटा, कार्यकाल दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं, योग्यता, दशा यानी कि कंडीशन क्या नहीं होना चाहिए, शपथ और महाभियोग। ठीक है भाई, तो अब हम आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल आता है आपका 52 यानी कि 52। इसमें राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। राष्ट्रपति को जो पद है वो जो है देश के प्रमुख होते हैं। इनको ही भाई देश का प्रथम व्यक्ति भी कहते हैं। ये राष्ट्रपति के जो होते हैं औपचारिक पद है एक, ये बस ये हम आपको अगले आर्टिकल में बताएंगे। और राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में आपने देखा होगा, हाँ, आपकी मोनार्की चलती है, यानी कि क्राउन, राजा है रानी का रूल चलता है। जो सब सर्वोच्च सर्वोच्च जो पद है, जो सर्वोच्च पद है मतलब सबसे बड़ा जो पद है वो राजा है रानी का होता है वहाँ पे। जैसे हमारे राष्ट्रपति है, वहाँ पे राजा है रानी है, वो एक ही फैमिली है। लेकिन भारत एक राजतंत्र लोकतंत्र, ओ सॉरी राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। तो यहाँ पे मतलब वंशजवाद नहीं है, मतलब उसी फैमिली का अगर कोई राष्ट्रपति की फैमिली में होगा वही राष्ट्रपति का बनेगा, नहीं। यहाँ पे चुनाव होते हैं और जो चुनाव जीतता है वही राष्ट्रपति बनता है भाई। ठीक है जी, इसमें इतने कि राष्ट्रपति का पद है, देश का प्रमुख है, देश के प्रथम व्यक्ति है और औपचारिक पद है ये। और इस पद की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 इसमें लिखा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। ये ध्यान करना भाई, औपचारिक, परमानेंट औपचारिक है। यानी कि औपचारिक का मतलब ये है कि जो भी विभाग है या जो भी कुछ कार्य देश में होगा उस कार्य या उस नीति को संसद बनाएगी। लेकिन संसद ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी राज्यसभा ने भी, आपको पता होगा संसद में दो हिस्सा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब संसद पास कर देगी तो उसको राष्ट्रपति ही अगर इतने साइन नहीं करेगा वो आपका बिल या संशोधन जो भी होना वो नहीं होगा, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा। राष्ट्रपति के साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। तो इसीलिए इनको औपचारिक कहा गया है, क्योंकि इनको काम बस सिर्फ साइन करना है। तुम्हारे पास फाइल आ गई, बाबूजी साइन कर दो, नहीं करोगे तो फिर व्यवस्था भी करी जाएगी। वो आर्टिकल 61 में है, आपने देखो महाभियोग कहते हैं इसको। तो इसलिए इनको औपचारिक कहा गया है, क्योंकि इनके हाथ में कोई वो शक्ति तो है नहीं कि ये उस काम को अपने हाथ से कर दे, नहीं, बस इनका काम है सिर्फ साइन करना। अगर एक चीज देखें कार्यपालिका का,
वास्तविक प्रधानमंत्री होता है भाई। प्रधानमंत्री ने कह दी ये होना वही होएगा। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति को सिर्फ एक पद दिया गया और उनकी गरिमा की ये प्रथम व्यक्ति हैं, सर्वोच्च हैं, तो इनसे साइन करवा लो, इनको मान सम्मान रह जाएगा इसलिए। और भाई राष्ट्रपति जो हैं तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं भाई। इसके बाद आर्टिकल 54, ये भाई बहुत बड़ा, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा बड़ा सा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें देखना होगा कि राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है। राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है वो ऐसे नहीं होती कि जैसे मान लीजिए आपके गांव में शहर में कोई प्रधान बना या कोई पार्षद बना या कोई विधायक बना, आप डायरेक्ट वोट डाल आए, नहीं। उसमें कई कंडीशन है और उसके रूल भी अलग हैं, तो वो सब इसी में लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं भाई एक बार। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो आम जनता है वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती। इसमें वोट वो डालते हैं जो आपने प्रतिनिधि जो चुने, यानी कि आपके विधायक और सांसद, इन दो को ही ये इसमें वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि वो आपने चुने हैं। एक चीज़ बता दूं भाई, आप जब अपना वोट डालते हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक तरह की शपथ छुपी होती है कि मैं, मेरा ये नाम अपने पूरे होश हवास में और सही ढंग से अपने मत का अधिकार के रूप से इनको या अपने विधायक या सांसद को चुनता हूँ। अब मेरे जो निर्णय है वो ये लेंगे, यानी कि जो आपके देश चलाने के लिए जो निर्णय है वो आपने अपना अधिकार उनको दे दिया। इसका ये मतलब होता है भाई वोट डालने का। आप धड़ाम दिन वो अंगूठा लगाया हूँ ना, बटन से दाबिया, उसको भाई बटन दबाने को बहुत मतलब है। तो इसमें आप डायरेक्ट वोट नहीं डालते राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि जनता। इसके जो है, जो चुनाव को एक किस्सा है, किस्सा कह रहा हूँ, जो रूल है ये है कि इसमें अप्रत्यक्ष है, एकल संक्रमण्य है, अनुपातिक विधि द्वारा उनका चुनाव होगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि द्वारा। एक रूल गुप्त रखने का भी है कि आप अपना वोट गुप्त रखोगे। ये तो अगर आपने वो ओपन कर दिया तो आपका वोट कैंसिल भी हो सकता है भाई। अप्रत्यक्ष होगा, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक रेशो में होगा, अनुपातिक मतलब रेशो में, इसके नीचे लिख देता हूँ रेशो, और गुप्त होगा। ये इनकी तीन जो वो है, मतलब कंडीशन है। आनुपातिक पद्धति क्या होती है? आनुपातिक पद्धति वो होती है
आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति यानी कि इसमें आपने जो प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को चुनाव लड़ेंगे उन सभी को आपने वोट देना होगा। चुनाव लड़ने वाले सभी कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार को वोट डालना है। आपने भाई ये अभी तक नहीं सुना होगा। ये क्या होता है, जैसे आप वोट डालने गए किसी विधायक या सांसद के में, तो आप अपना वोट एक ही व्यक्ति को दे सकते हो। मान लीजिए आपके यहाँ से ए व्यक्ति खड़ा हुआ और बी व्यक्ति हुआ, सी भी हुआ, डी भी हुआ। आपको पसंद ए व्यक्ति है तो आपने अपनी वोट ए व्यक्ति को देनी है, तो आपने अपनी वोट ए व्यक्ति को दे दी, एक वोट दे दी। लेकिन आनुपातिक जो कंडीशन है, जो प्रक्रिया है, उसमें आप ए बी सी डी चारों को अपना वोट दोगे। उसको एक बार समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ए बी सी डी, ठीक है भाई। अब ए बी सी डी खड़े हो गए, आपने या 3 ही लगा लो, इसमें और जो वोट गिरनी है आपने इसको दे दी, इसको दे दी, मतलब 5 व्यक्ति डालने वाले। पहले व्यक्ति की चॉइस ये रही कि भाई मुझे पहले नंबर पे ये पसंद, दूसरे पे, तीसरे पे। दूसरे ने कही भाई नहीं, मुझे तो ए तीसरे पे पसंद है, यू दूसरे पे, यू पहले पे। इसने कही भाई मुझे यू पहले पे, यू तीसरे पे, यू पहले पे, यू दूसरे पे। ये मुझे दूसरे पे, ये पहले पे, ये तीसरे पे, ये पहले पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे। यानी कि आपने देखा 5 व्यक्ति वोट डालने वाले, पांचों ने अपना मत दिया, सबने तीनों कैंडिडेट को वोट दी। हमारे कैंडिडेट 3 थे, ए बी सी। तीनों ने अपनी वोट दे दी। वोट किस तरह से दी कि भाई मुझे पहले नंबर पर कौन पसंद है। मुझे पहले नंबर पे जो इस व्यक्ति ने डाल लिया, इसने कहा मुझे पहले पे ए पसंद है, अगर ए नहीं बनता हो तो ये बन जाओ बी, मुझे ये, पर ये तो कतई ना बनना चाहिए, तो सबसे पीछे आना चाहिए। इसकी चॉइस ये हो गई। अब इस व्यक्ति ने डाल ली, इसने कही भाई नहीं, मुझे तो ये तीसरे पे पसंद है, मुझे यू दूसरे पे, यू पहले पे। इसने कही भाई मुझे भी तीसरे पे, मुझे पहले पे, यू दूसरे पे। इसने कही भाई मुझे ए 2 नंबर पे पसंद है, बी पहले पे, मुझे ये तीसरे पे। ऐसे इसने, तो इसने आप देखेंगे जो पहले नंबर की जो वोट है, यानी कि अब काउंटिंग शुरू हुई कि किसको कितने वोट पड़े। इसकी जो चॉइस पड़ी 2 लोगों की है कि ये 2 राष्ट्रपति बनना चाहिए। इसने कही इसकी भी ए कर दो, प्रेफरेंस 2 है, इसकी 1 है। तो इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए ये भी 2 लोगों की पसंद है, ये भी 2 लोगों की है, और जिसको सबसे कम वोट पड़ते हैं उसको भाई यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है कि आप बाहर जाओ, आपके वोट आगे नहीं है। ठीक है जी। इनकी वोट जो जीतता है फिर उस व्यक्ति को दे दी जाती है, उसके हिस्सा में काउंट हो जाती है। अब इनका जो है फिर दोबारा गिनती होगी इनकी भाई, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक गिनती होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बस सिर्फ एक बार ही हुआ है कि वो हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो द्वितीय चरण की मतगणना में
राष्ट्रपति बने। अब दूसरी प्रेफरेंस देखेंगे कि भाई पहली देख ली, अब दूसरी देखो। दूसरी में इसको 1 वोट मिली, इसको दूसरे में 3 वोट मिली, ये खत्म हो गए, है ही नहीं। तो इसको दूसरे चरण में 1 वोट मिली है और इसको दूसरे बी को दूसरे चरण में 3 वोट मिली है। तो इसमें जो विनर हो गया आपका वो बी हो जाएगा भाई। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं। मान लीजिए 5 व्यक्ति ने वोट डाली, 5 ने अपनी प्रेफरेंस भर दी कि मुझे ये पहले नंबर पे पसंद है, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे। सबने अपनी प्रेफरेंस दे दी। अब इसके बाद देखो जब काउंटिंग शुरू हुई कि पहले नंबर की जो पसंद है वो कितने लोगों, मतलब ए जो है कितने लोगों को पसंद है। ए देखा तो हमने 2 लोगों को पसंद है भाई, एक यहाँ पे पसंद हो और एक यहाँ पे। अब बी देखो, बी को कितने पसंद करते हैं, 1 और 2 बराबर हो गए। इनको 1 करते हैं तो इनकी वोट खत्म कर दी है, ठीक है जी। और इनकी वोट जो जीतेगा उसको मिल जाएंगे, उनके हिस्सा में बाद में जोड़ देते हैं। अब दोनों को मैच यहाँ क्लोज होगा, ड्रॉ होगा कि भाई दोनों ने 2-2 वोट मिली। तो अब इसी में दूसरे राउंड की गिनती होएगी। ये जो सेकंड प्रीफरेंस है या सेकंड चॉइस है वो कितने लोगों ने दी है। तो ए को सेकंड नंबर पे एक ही व्यक्ति पसंद करता है और बी को 3 करते हैं, तो ऑटोमेटिक भाई बी विनर हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ एक ही राष्ट्रपति बने हमारे, वीवी गिरी। इनके लिए सेकंड मतलब सेकंड राउंड मतगणना हुई थी। ये पूछ लेता कभी कभी, याद कर लेना। तो यही भाई अनुपातिक होती है जो आपकी मैंने समझाया, ये आपके अनुपातिक रेशो मेथड होता है। और एकल संक्रमणीय भी यही है कि जो सबसे कम वोट पड़े हैं ये इसको दे दिए जाएंगे, तो ये एकल संक्रमणीय है, ठीक है भाई। इसके बाद अप्रत्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति को जो भाई निर्वाचक मंडल होगा, यानी कि निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा भाई। ये एक चीज़ याद रख लेना, क्योंकि जो आपके गांव मोहल्ले में जो प्रधानी के चुनाव होते हैं उनको भाई राज्य कमीशन कराता है, यानी कि राज्य आयोग कराता है, चुनाव आयोग। लेकिन जो सांसद के चुनाव होते हैं उन्हें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इस निर्वाचक मंडल में क्या है भाई, इसमें होता है, अब मैंने बता दिया अप्रत्यक्ष है, यानी कि जनता तो भाग नहीं ले रही। अब आपके मन में भाई सवाल आया हो कि कौन कौन भाग लेगा, उसी को निर्वाचक मंडल कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ वोट डाल सकते हैं। तो हमारे 2 हिस्सा होते हैं भाई संसद के, एक तो होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ऐसे ही आपके स्टेट में होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, ये 6 राज्यों में है, बाकी में नहीं है। लोकसभा सभी राज्य में है, राज्यसभा भी सभी राज्य में और विधान परिषद भी सभी राज्य में। कुछ यूटी में नहीं है, कुछ यूटी में विधान सभा है आपकी।
विधानसभा ये बात बता दें कौन कौन से में, जैसे दिल्ली आपका, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 में ही है। अब इसमें एक चीज होती है भाई, जो लोकसभा के सभी सदस्य वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसी तरह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। 2 एंग्लो इंडियन नहीं लेंगे और 12 सदस्य जो मनोनीत हैं वो भी नहीं लेंगे। ये सांसद बन जाते हैं भाई, इनको राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत, वो हम संसद में पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ये अब देख लीजिए। पर ये इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। विधानसभा सभी राज्यों की लेती हैं और सभी यूटी की लेती हैं, स्टेट और यूटी। यूटी कौन कौन सी हैं आपकी, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। विधान परिषद किसी भी राज्य की जिसमें 6 में है, जैसे आपके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में आपकी जो विधान परिषद है वो भाग नहीं लेती भाई। अब इसका भी रीज़न बताएंगे क्यों नहीं लेती। इन 6 में तो है भाई, बाकी 22 में है नहीं। सब विवाद करेंगे भाई, भाई इनके विधायक फालतू हैं, ये कैसे ले रहे हैं, हमारे तो नहीं है। तो जो विवाद ना हो, सबके लिए बराबर रहे, इसलिए इनके वोट नहीं गिरते भाई। अब 2 एंग्लो इंडियन क्यों नहीं लेते? 2 एंग्लो इंडियन इसलिए पद बनाया गया भाई, ये एंग्लो इंडियन वो थे जो अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने इंडियन जो औरत थी उनसे शादी कर ली, उनके जो बच्चे हुए उनको ये एंग्लो इंडियन कहते हैं भाई। उनकी जनसंख्या कम थी, अब वो कहीं से चुनाव लड़े तो जीत नहीं सकते, तो उनको हक ना मारा जाए इसलिए 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, तो इनको मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो कला, विज्ञान, संस्कृति इन क्षेत्र से आते हैं। अब भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी ऊपर कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं बिल्कुल भाई। हालांकि अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुए हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जो 2 बार राष्ट्रपति बने हो। तो अब दोबारा बनेंगे। अब भाई सीधी सी बात है, आप खुद सोचो, आप किसी ने सांसद बना दिए, फ्री में बना दिए भाई, ये 2 एंग्लो इंडियन फ्री में बन गए, 12 ये बन गए। तो जब फ्री में बनाती है तो जब अगली बेर जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो ये सीधी बात है, ये उसको वोट देंगे भाई। आगे इच्छा इनकी देवे या ना देवे, पर एक आइडिया जो लगाया जाएगा सीधा सा वो ये लगाया जाएगा क्योंकि ये राष्ट्रपति को वोट देंगे, तो ये तो बेईमानी हुई सीधी सीधी। तो यूँ बेईमानी ना होए इसके लिए इनसे मना कर दी भाई, तुम्हारी वोट और तुम्हारी वोट राष्ट्रपति चुनाव में गिरी नहीं, मतलब गिनी ना जाए या गिरे ही ना हो, मतलब डले ही ना हो, आप वोट ही नहीं डाल सकते। ये भाई इनके लिए कर दिया, सही कर दिया भाई ना, तो ये सीधी बात है उनको ही वोट देते। अब बस जो वोट डालेंगे वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य डालेंगे, जो आपने चूज करके भेजे हैं, इलेक्ट करके भेजे हैं। राज्यसभा के
सांसद वोट डालेंगे और विधानसभा के वोट डालेंगे। विधान परिषद के नहीं डालेंगे, क्योंकि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकी में नहीं है, तो उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए मनोनीत सदस्य नहीं डालेंगे, एंग्लो इंडियंस भी नहीं, और जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में वो भी नहीं। भाई एक चीज और याद करो, इन्होंने वोट डाल दी, इन्होंने डाल दी, वोट गिर गई, राष्ट्रपति बन गए। एक राष्ट्रपति में भाई आपने देखा होगा 543 ये होगी, 2 हटके, और लगभग 243 ये हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो जब ये वोट डालेंगे तो इनकी वोट जो होंगी कुल, वो बनेंगी आपकी 700 कुछ। भाई 700 कुछ वोट डली, तो जो ये राज्य रहेंगे, मान लीजिए जो आपके सांसद हैं ये और विधायक को मिला लीजिए, तो लगभग 3000। भाई विधान परिषद सभा में कितने व्यक्ति होंगे ऑल इंडिया मिला के, तो ये दो दो 3000 बैठेंगे लोग। भाई 243 होंगे, ये 245 सीट है ना, तो ये गलती से हो गया, 233 भाई सॉरी, यानी 12 मनोनीत होते हैं ना, तो लगभग 2-3 हजार हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक वोट 11 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। 11 लाख लोगों को प्रतिनिधि करती है। अब कैसे करती है भाई? भाई वोट गिर रही है 2000, तुम बता रहे हो जो भैया 11 लाख, तो जो आपके एमएलए की वोट काउंट होती है, एक एमएलए की, वो कैसे होती है भाई? राज्य की जनसंख्या तो मतलब किसी भी राज्य की एक टोटल जनसंख्या, वहाँ की टोटल एमएलए गुना 1000, ये फॉर्मूला निकालने को। अब आप इसमें ले लीजिए यूपी। यूपी की लगभग जनसंख्या है 24 करोड़। ठीक है भाई, तो ये 240 होगी, 24 लाख, 24 करोड़। यूपी में एमएलए बनते हैं आपके भाई लगभग 400। भाई पक्के तो पता नहीं, बट 400 ही बनते हैं शायद, और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इसको आप एक बार कैलकुलेट करिए। चार सौ तीन है भाई, तो लगभग 400 ही मान लीजिए, मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, तो ले 3 ही कर देते हैं। इससे ये 3 जीरो कट गई। अब इस 24 जो बचा है इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो भाई 240, 403, तो एक
विधायक की वोट आ गई 595 लोग के बराबर। तो एक विधायक आपकी 595 वोट डाल रहा है, ठीक है भाई। अब आपकी आती है सांसद की वोट का फॉर्मूला। यहाँ होते हैं आपके टोटल एमएलए का वोट, यानी कि अब हमारे एमएलए की वोट कितनी आएंगी यूपी के की, इधर कर देते हैं भाई, यहाँ पे 403 गुना 595, ये कर लीजिए एक बार। तो लगभग ये आएंगे 240 के करीब। दो लाख 40,000। तो यूपी की इतनी वोट हुई एमएलए की। तो अब यहाँ टोटल एमएलए की वोट लिखे जाएंगे, टोटल सांसद, कुल सांसद कि यूपी में कितने एमएलए की वोट हुई। यूपी के एमएलए की वोट हुई 2,40,000 और कुल सांसद होंगे भाई 80। तो यूपी लगभग 3,000 के करीब एक एमएलए की वोट आ जाएगी सारे सांसद की। अब तो इसी प्रकार जो कुल मिला के आता है वो 11 लाख आता है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान कर लेना कि एक वोट मतलब एक व्यक्ति की 11 लाख के बराबर होती है वोट, ठीक है जी। बस इतना ध्यान करना कि लोकसभा, ये तो भाई समझाने के लिए बताया मैंने, बस सिर्फ याद यही रखना कि लोकसभा लेती है, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर एंग्लो इंडियन नहीं लेते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं लेते, विधान परिषद नहीं लेती, ठीक है भाई। आता है आर्टिकल 55, इसमें रहता है राष्ट्रपति को कोटा। कोटा क्या रहता है कि जैसे कुल वोट पड़ी भाई राष्ट्रपति चुनाव में, उनको कुल प्रत्याशी से डिवाइड कर दो, इसमें +1 कर दो और जो टोटल आएगा उसमें +1 कर दो, यानी कि टोटल 100 वोट पड़ी, 5 प्रत्याशी थे, एक प्लस करके यहाँ एक प्लस, तो इससे जो निकलेगा वो आपको, या इसको 4 कर लीजिए तो अच्छा समझ में आएगा, 4 1 5, तो 100/5, इसको 20 + 1, तो ये टोटल कोटा इतना आएगा। यानी कि इससे कम जिसकी वोट आएंगी वो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। भाई राष्ट्रपति की जो जमानत होती है, जमानत राशि वो भाई 15,000 रुपया होती है, और ये आरबीआई में जमा करानी होती है जो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ता है, ठीक है जी। इसके लिए उनको 1/6 वोट लाने कंपलसरी है, वो इस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक जो फिक्स है वो 1/6 का है। अगर 1/6 वोट नहीं आती है तो उनकी जमानत जब्त कर दी जाती है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 भाई, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष है भाई। कोई पद त्याग दे, मृत्यु हो जाए या अन्य किसी
कारण से पद खाली हो। तो भाई जो नया राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, ना कि बचे कार्यकाल के लिए। इसमें यही है भाई, बस सिर्फ जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया और फिर इस्तीफा दे दिया, 3 वर्ष बचे, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, ना कि 3 वर्ष के लिए। ठीक है भाई। इसके बाद आता है आर्टिकल 57। इसमें क्या है भाई, इसमें राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें यही है भाई, बस अब तक एक ही राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार बने। इसके बाद आर्टिकल आता है भाई हमारा 58। आर्टिकल 58 में योग्यता है। योग्यता का पहली भाई भारत का नागरिक हो, दूसरी आपकी भाई 35 वर्ष आयु हो। ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। तीसरा भाई लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और भाई 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये भाई कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे कि 50 प्रस्तावक कैसे और 50 अनुमोदक, और वो भी सिर्फ सांसद होने चाहिए, विधायक नहीं। ये ऐसे भाई जैसे किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो जब वो इलेक्शन कमीशन में अपना फॉर्म फिल करने जाएंगे तो 50 तो सांसद के साइन होने चाहिए कि हम इनको अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं भाई। वो 50 अलग अलग होने चाहिए, किसी के दोबारा नहीं होने चाहिए। जब उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि हम इनको चुनना चाहते हैं, उसके बाद 50 राष्ट्रपति, वो 50 सांसद उन प्रस्तावक के भी साइन पर साइन करेंगे कि हम इन प्रस्तावक को जो प्रस्ताव दिया उसको समर्थन करते हैं। यानी कि 100 लोग हो गए, 100 अलग अलग, कोई भी दोबारा नहीं कर सकता, 100 डिफरेंस होने चाहिए। तो इसीलिए ये एक शर्त है इनकी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वो भी सांसद भाई, विधायक नहीं। इसके बाद आर्टिकल आपको भाई 59 में भाई दशा या शर्त, यानी कंडीशन। कंडीशन में क्या है भाई, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, यानी किसी बैंक का कर्जा लेके ना भाग गए हो, और तीसरे भाई लाभ के पद पर ना हो। ठीक है जी। और चौथी आई संसद या विधान मंडल के सदस्य ना हो।
ये भाई इनकी कंडीशन है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति की शपथ। इनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज दिला देंगे भाई। ठीक है जी। और हमने आर्टिकल वो अनुसूची 3 में पढ़ा था, उसमें सबकी शपथ पढ़ी थी। मैंने वहाँ आपको बताया था कि वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि उनके लिए भाई आर्टिकल 60 अलग बना हुआ है। भाई बड़े लोग हैं तो बड़ी चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 61 यानी कि महाभियोग। इसको इम्पीचमेंट कहते हैं भाई। तो महाभियोग क्या है भाई? महाभियोग अगर किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग यह जो प्रक्रिया है ये भाई यूएसए से ली गई है। ठीक है। महाभियोग कैसे? अगर यह दोनों सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ राज्यसभा में ला सकते हैं पहले, यहाँ दोनों में कोई सा भी सदन चालू कर सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें। अगर जो सदन मान लीजिए महाभियोग का वो लाना चाह रहा है बिल, तो उस पर 1/4 यानी कि 25% सदस्य साइन करें पहले, उसको फिर जो उनसे भी हाउस में रखें उससे पास कराएं। मान लीजिए लोकसभा लाई, 1/4 ने साइन कर दिए, इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा और यहाँ भाई 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। पहले 1/4 साइन करके बिल देंगे, फिर उस हाउस को 2/3 से पास कराना होगा, और जब लोकसभा जाएगा तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। मान लीजिए दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, और जब ये भी इसको पास कर देंगे तो महाभियोग लागू हो जाएगा भाई। ठीक है जी। तो भाई आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।